हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेलों का समांतर क्रम संयोजन और सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। चलिए देखिए बेटा, इसमें हमने क्या किया है कि n सेल हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। कितने सेल जोड़े हैं हमने? n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। सॉरी, समांतर क्रम में। आई एम सॉरी 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 हेलो, सॉरी, क्योंकि हमने श्रेणी क्रम बोल दिया है, जुड़े हैं समांतर में। होता है, चलो हो गया, ठीक है बेटा। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं भैया कि प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को देखो देखो देखो, आदतें कौन सुधर सकता है ना। अभी डायलॉग बाजी करें सो कईयों को डायलॉग दे रहे। देखो, हमने प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को बिंदु ए से तथा प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को बिंदु बी से। कैसे दो इसे ऊपर नीचे का है, रहने दो, हमें तो केवल यही करना बस, ठीक है। इतने तक हमने पहला सेल मान ला, दूसरा सेल, बीच में वो सेल जोड़े, समय डॉट 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 कह रहा है ना, और फिर लास्ट में अंतिम सेल। तो सुनो, प्रत्येक सेल के इस संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को बिंदु ए से तथा ऋण ध्रुव को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसी क्रम में हम अन्य सेल मतलब एन सेल भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता क्या है कि जो हमने हाँ, जो बिंदु ए और बी है इसके बीच में हम क्या करते हैं, कुंजी के तथा बायफिट्यूर आर जोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, है ना, यानी समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है भैया। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को बिंदु ए से तथा ऋण ध्रुव को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में एन सेल जोड़ दिए जाते हैं। अब बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य कुंजी के तथा बायफिट्यूर कैपिटल आर जोड़ दिया जाता है। बताइए इसमें क्या दिक्कत इतना लिखने में है कैसे दिक्कत? अरे बोलो मूर्ति हरो, ऐसे जोर से बोला करे और मुड़ी हिलाए हूँ, हाँ पता नहीं चले क्या बोल रहे, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया आपको। अब करना है क्या, इसका व्यंजक। अब देखो व्यंजक बार बार नहीं दोहराएंगे हम, सुनो चाहे नहीं सुनो, व्यंजक देखो। व्यंजक में माना कि प्रत्येक सेल, माना कि एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। माना कि कितने सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए, एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। कुंजी का है, के है। कुंजी को लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, कुंजी तो बस चटपट कह भी खिलाने होते। सेल में धारा कैसे प्रवाहित होती है, चालू कैसे करो, है ना, चटकनू, जिगर तुम चटकनू बोला, चटकनू कह दो या फिर प्लग लगाने वाला स्विच कह दो, स्विच 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 नहीं स्विच, प्लग लगाने वाला कुछ भी बोल दो, उसको कुंजी बोल दो। क्लियर? तो कुंजी तो नहीं लगा तो डायरेक्ट हो जाओ तो ठीक है, लेकिन लगाना जरूरी रहता, डायरेक्ट नहीं करने कौन चीज है। हाँ चलो देखो, ठीक है। तो इसमें बिंदु ए और कितने कहते हैं हम, हाँ, माना एन सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर तथा बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। अब हम जो हमने श्रेणी क्रम में देखा था वही काय में देखना है, समांतर क्रम में। देखो, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, एफ। तो हमने तो ई लिख दे। अब फिर से मिटाऊ नहीं, तुम जब ही नहीं बता पाए थे, जब एक ई लिखो तो जब ही कह रही थी एफ सी लिखना, क्या करें, आदत से मजबूर हैं। आओ हम
आप नहीं बोल रहे, बार बार ध्यान नहीं रहता, एक चीज रट जाए तो रट जाए, फिर नहीं भूले तू। एप्सिलॉन। ओके, देखो एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एप्सिलॉन है। एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एप्सिलॉन है। तो बताओ एन सेल जुड़े समांतर क्रम में तो सभी का विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? बोलो बोलो। जैसे एक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, अब समांतर क्रम में एन सेल जुड़े यानी बहुत सारे, तो बताइए कुल विद्युत बल, सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? एन एप्सिलॉन। होगा कि नहीं? लेकिन गलत है। का श्रेणी क्रम में जुड़े? कभी श्रेणी में जुड़े नहीं, एकदम सीधे एन को गुणा कर दो, फिर जुड़े समांतर में, तो समांतर में गुणा थोड़ी हो। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल हमेशा समान रहता है, पढ़ोगे नहीं? समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल सेम रहता है, कभी बढ़ता नहीं है, वो मतलब गुणा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। मतलब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो एन सेल जोड़ो, तो एक को विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है तो एन का क्या होगा? एन एप्सिलॉन। होगा कि नहीं होगा? लेकिन बेटा जब पैरेलल क्रम में जुड़े हों यानी काय में समांतर क्रम में जुड़े हों तो ऐसा नहीं होता है, जितना एक सेल का उतना ही सभी सेल का, जितना एक सेल का उतना ही टोटल सेल का। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? कुल बीबा बल। क्या लिख देंगे? कुल बीबा बल। तो कुल बीबा बल बराबर कितना होगा? एप्सिलॉन ही रहेगा। क्या रहेगा आपका? एप्सिलॉन ही रहेगा। क्लियर? अब क्या निकालना हमें? कुल आंतरिक प्रतिरोध। क्या निकालना हमें? कुल आंतरिक प्रतिरोध, है ना? तो हम यहां लिखेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध, और कुल आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या मान रहे हैं हम? आर डैश मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आर डैश। कुल को क्या मान रहे हैं? आर डैश मान रहे हैं। ठीक है ना? तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका आर डैश हो जाएगा, है ना? तो अब समांतर क्रम के लिए क्या आता है? एक के बटे में व्युत्क्रम होता है ना समांतर में। जब आपने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम नहीं पढ़ा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्या पढ़ा था आपने? कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे पढ़ा ना प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम ये है, लेकिन ये सेलों का है। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना, इसके लिए क्या होगा आपका? 1/r डैश होगा। क्या होगा? 1/r डैश। होगा कि नहीं? 1/r डैश बराबर, तो बराबर क्या हो जाएगा? अब प्रत्येक की आंतरिक प्रतिरोध क्या है? समान है। प्रत्येक की आंतरिक प्रतिरोध क्या है? समान है। देखो इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है, R1 R2 R3 तो कही नहीं हमने, आर का सबके का नहीं। तो कैसा होगा ये होगा आपका 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है ना? कितने दिख रहे सेल आपको? कितने सेल दिख रहे? हमने कितने बार लिया? 3 बार। प्लस क्या होगा? डॉट डॉट। होगा कि नहीं? प्लस क्या होगा? डॉट डॉट। और प्लस कितना हो जाएगा? वो कितने बार हो जाएगा ऐसा? n बार। कितने बार होगा? n बार होगा। काय n से जुड़े तो n बार नहीं होगा? हाँ नहीं। 1/r कैसे लिखें? अब लिखें अपन, तो जी कितना हो गया? n बार हो गया। ठीक है, तो इधर देखो फिर क्या बनेगा आपका? 1/r डैश बराबर, अब देखना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट कितने बार है? n बार। कितने बार है? n बार। तो जी क्या आएगा आपका? n आएगा कि नहीं? क्या आएगा आपका? n आएगा। और बटे बटे, और बटे क्या है आपके? r r r r r r, वो भी कितने हैं? n बार। तो क्या आएगा आपका? n r आएगा। कितने? नहीं, n r का, हाँ 1/r डैश n बटे r आएगा, जो कहता हूँ। ठीक है, बटे क्या आएगा? r आएगा। ऐसे ही है ना, n/r है। हाँ 1/r भैया प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देख लो अब खोल के क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ऐसे डॉट 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 आता है।
आता है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पे आया कि आंतरिक प्रतिरोध समान है ना, तो R1 R2 नहीं करना है आपको, 1/R डैश बराबर क्या करना है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस कितने बार है, n बार। कितने बार है, ऐसे n बार है, ठीक है। तो अब एक 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 जे एक कितने बार है, n बार, तो एक के यहाँ पे क्या आएगा आपका n आएगा, और बटे r r r ये सब समान है, ठीक है। एंड में अगर n बटे r भी करें तो वो भी समान रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपका सीधा बटे r आएगा, यानी 1/R डैश बराबर कितना आएगा, n/r आएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो फिर यहाँ पे r डैश का मान निकाल लें, तो r डैश को यानी r डैश को कहाँ ले जाओ, ऊपर, तो ये भी पलट जाएगा, तो r ऊपर पहुंचेगा और n कहाँ आएगा, नीचे। तो r डैश बराबर कितना आएगा, r/n। अब बताइए नीचे समझ में आई कि नहीं? ये है आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है ये, कुल आंतरिक प्रतिरोध है। तो बताओ भैया इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो का निकाल लो हमने, कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया, अब निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध, ठीक है। तुम क्या निकालेंगे यहाँ पे, कुल प्रतिरोध। तो बेटा कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बराबर, तो बाह्य प्लस आंतरिक, बाह्य प्लस आंतरिक। तो बाह्य क्या है, R है, और प्लस आंतरिक क्या है, R डैश है, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे, तो बराबर, तो बाह्य तो R जो का तो रहेगा, और R डैश का मान कितना है आपका, R/n। तो R प्लस R/n, तो ये क्या हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध। चीजें समझ में आई क्या नहीं? क्या हो गया यहाँ पे, कुल प्रतिरोध निकल आया। अब क्या करेंगे, अतः परिपथ में बहने वाली धारा, अतः परिपथ में बहने वाली धारा। तो I बराबर क्या होता है भैया, लिखा था हमने, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल कितना है भैया, एप्सिलॉन, और बटे, और ये क्या है, R प्लस R/n। और यही क्या है आपका, यही बहने वाली धारा के लिए अभीष्ट सूत्र है। हाँ अच्छा सुनो, अब आप धोखा मत खाना, कहीं कहीं पे क्या होता है कि इसकी अपन भिन्न कर देते, समझ रहे, इसकी भिन्न कर देते, तो n का r में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, nr, और प्लस r बनेगा, और बटे में टोटल कितना आएगा, n आएगा। फिर पक्षांतर करेंगे तो ये n कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो बन जाएगा n ही। तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं करना है, इतनी रहने दो तब भी सही है। हाँ आगे नहीं करो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ जी, कैसो कितने R1 के ना R ऐसे लिखो जो, अरे तो आप मैं क्या बताओ कि बाह्य प्रतिरोध का है कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, और आंतरिक प्रतिरोध का निकालो हमने R डैश। अपना परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, कुल आंतरिक नहीं निकालना है, कुल प्रतिरोध। पूरे परिपथ में कितने प्रतिरोध हैं, सेलन की आंतरिक प्रतिरोध है, और ये बाह्य प्रतिरोध है। तो कुल के नाम व्यंजन को जोड़ना पड़ेगा नहीं, बाह्य को आंतरिक को जोड़ने नहीं आए, ठीक है ना। सो बाह्य कितना है, कैपिटल R, और प्लस आंतरिक क्या है, स्मॉल r, इन दोनों को जोड़ दिया, समझ रहे, ठीक है। तो R जो कहते हो, और स्मॉल r डैश, मतलब R डैश का जो है वो हमने मान रख दिया, कहाँ से, यहाँ निकाला था जो, ये मान रख दिया, ठीक है। तो समांतर क्रम में R डैश का मान पहले आपको ऐसा निकालना पड़ता है, इसके बाद रखना पड़ता है। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमने रख दिया, ठीक है। तो ये सूत्र आपका हो गया, काय के लिए, बहने वाली धारा के लिए, सेलों से। इतना ही आप लिख सकते हो, आगे नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब निकालना है कंडीशन, क्या लगाना, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, यदि पहले किसका मान कम कर रहे हैं, स्मॉल r का, कैपिटल का, स्मॉल r का कर रहे हैं ना। यदि r इज लेस देन कैसे भैया, कैपिटल R से, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से क्या है, बहुत कम है। जब कम है आंतरिक को, तो आंतरिक को छोड़ दें, यानी इस वाले को R/n को क्या कर देंगे हम, उपेक्षा कर देंगे, R/n को छोड़ देंगे। तब हमें क्या मिलेगा भैया, तब हमें धारा I बराबर क्या मिलेगी, एप्सिलॉन बटे कैपिटल R, एप्सिलॉन बटे क्या मिलेगा, कैपिटल R मिलेगा। यानी I बराबर हम कह सकते हैं एप्सिलॉन बटे R क्या है, एक सेल में बहने वाली धारा है, कितनी है, एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा है, क्लियर है, समझ में आई क्या नहीं। तो
अगर सुनो, अगर आप सेलों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, सेलों को समांतर क्रम में यदि आप जोड़ रहे हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि आंतरिक पीरियड का मान बहुत कम कर रहे हैं और बाह्य पीरियड का मान आपका कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब भले ही आप परिवार में 1000 सेल जोड़ दो, लेकिन धारा तुम्हें कितनी मिले, जितनी एक सेल से मिले, जितनी एक सेल से धारा मिलती है उतनी ही धारा तुम्हें मिलेगी, चाहे तुम हजारों लाखों जोड़ दो सेल, जितने भी जोड़ना हो जोड़ सकते हो। क्या मतलब है जोड़ने से, जब एक सेल के बराबर धारा मिलने तो एक ही सेल ना जोड़े, क्या जोड़े अपन बहुत सारे, हाँ हैं होते ही है। अब तुम तुलना कर लो तो जिनकी श्रेणी की समानता की, अब तुम्हें खुद पता चल जाए, सूत्र तुम्हारे सामने है, ठीक है। अब आ जाओ कंडीशन नंबर 2। ओ बेटी कंडीशन नंबर 2, बात नहीं करो, ठीक हो, उन्हें समझा कोई बात नहीं, आम घड़ी में, घड़ी चीज है, घड़ी में समानता क्रम में तो लगा। चलो देखो, यदि अब किसका मान कम करेंगे, कैपिटल आर का, यदि आर इज लेस देन कैसे स्मॉल आर से, तब देखो क्या हो रहा है ना। अब हमने ऐसा किया जब, तो आर का मान बहुत कम है, बाह्य पीरियड का मान क्या है, बहुत कम है, और आंतरिक पीरियड का मान क्या है, बहुत ज्यादा है, तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कैपिटल आर को छोड़ देंगे, क्योंकि इसी का मान कम है ना, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ देंगे तो आई बराबर क्या मिलेगा हमें, एप्सिलॉन बटे आर बटे एन। देखो इधर कैपिटल आर को छोड़ दिया तो क्या मिला, एप्सिलॉन बटे आर बटे एन। अब बटे के बटे हैं तो जी एन किधर चलो जाए ऊपर, एन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आई बराबर कितना मिलेगा आपको, एन एप्सिलॉन और बटे कितना होगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई बराबर, अब एन है ना साथ में, तो एन हो गया गुणे, अब एप्सिलॉन बटे आर क्या है, एक सेल में बहने वाली धारा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, एक सेल में बहने वाली डॉट 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 डॉट, नहीं लिखे दे रहे, बहने वाली धारा, क्लियर, एन गुणा एक सेल है बहने वाली, भैया इसका मतलब ये कि अगर तुम क्या कर रहे हैं, बाह्य पीरियड का मान कम कर रहे हैं और आंतरिक को ज्यादा कर रहे, तो धारा जितने सेल जोड़ोगे उतनी ही गुनी धारा मिलेगी आपको। अगर एक सेल में 5 एम्पियर मिल रही तो 50 सेल जोड़ोगे तो 250 एम्पियर की धारा आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें ज्यादा धारा चाहने और सेलों के यदि तुम समांतर क्रम में जोड़ रहे तो आप बाह्य पीरियड का मान क्या कर दो, कम कर दो, और आंतरिक का क्या कर दो, ज्यादा कर दो, आपको ज्यादा से ज्यादा धारा प्राप्त होगी, अधिक से अधिक, समझ गए। तो बिल्कुल उल्टा है, देखो अगर श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ रहे और धारा तुम्हें ज्यादा चाहने तो किसको कम करना पड़ेगा, आंतरिक को कम करना पड़ेगा, बाह्य को ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर तुम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ रहे और फिर तुम्हें धारा चाहने तो बाह्य को कम करना पड़ेगा और आंतरिक को ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा ये अंतर है श्रेणी और समांतर में। ऐसी न्यूनतम के लिए तुलना कर सकते हो, ठीक है, न्यूनतम के लिए तुलना कर सकते हो आप। न्यूनतम की कैसी, कि मान लो तुम्हें कम से कम धारा चाहना है और बहुत सारे सेल जोड़े तुम काय में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े तो किसको कम करना चाहिए आपको, बाह्य पीरियड को कम करना चाहिए और आंतरिक को क्या करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। और अगर श्रेणी की बात करी जाए हमने हैं, और अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे और बहुत कम धारा चाहना है तुम्हें तो क्या करने आए, आंतरिक को कम करना पड़ेगा और बाह्य को ज्यादा। यानी ये सब एक दूसरे के विपरीत है, सब एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज याद कर लेनी है। अब बताइए कहीं पे किसी को कोई डाउट है क्या, हैं? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, और ना आए समझ में, जैसे मान लो आपने अभी तो याद कर लिया, अगर बाद में आप भूल गए तो भैया वीडियो को बार बार रिवर्स कर लो, ठीक है, एक बार देखो, दोबारा देखो, तीसरा देखो। कहा गया है डरे रहो दरबार में ढका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि खुद ही धनी हो जाओ, समझ रहे। डरे दरबार में डरे रहो, बार बार वीडियो को रिवर्स करके देखो, बार बार फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, क्या करना नेट का, ठीक है। वैसे भी आपका जो नेट है वो लेस हो जाता है, हो जा रहा कि नहीं रिनू,
बचता है, लॉस लेस लॉस एक ही बात है। लेस माने कहो, लॉस माने कहो, बस लेस बोलते उसी को, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बार बार आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ही हमेशा बच्चों को परफेक्ट बनाती है। आप सोचो कि हम केवल पढ़ लें बस, प्रैक्टिस नहीं करें। अरे लिखो, लिखे में कौन तुम्हारा हाथ थोड़ी घुल रहे बताओ। पेन स्याही कितनी बड़ा है लिखने में बताओ। इसलिए लिखिए, यदि आपको पढ़ना है, अच्छी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना है तो बार बार लिखो, डेरिवेशन को बार बार लिखो, भाषा को लिख लिख के याद करो। इतनी कठिन नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसी हम बोलत हैं वैसे ही तो है, अपनी भाषा है वो, इतनी कठिन नहीं है। आर्ट वालों से पूछो वो कैसे याद करते हैं। वही तो, साइंस तो में लगती है कठिन, लेकिन साइंस बहुत सिंपल है। साइंस जितनी सिंपल नहीं है कुछ, आर्ट में तो लगे रहा 4-4, 5-5 पेज लिखे हुए। कौन सी साइंस, 11-12 सब साइंस, सब साइंस माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नहीं, आर्ट से सिंपल है। तो बेटा उसी अरे देखो देखो, इतना सा दिमाग नहीं है। ओका ये आप साइंस ग्रुप के नहीं हो तो ये भी तो साइंस कहलाती, वो तो वही है। उसमें एक बुक थी आपकी, यहाँ पे बैठ के 3 बुक आ गई, और क्या है, हो तो साइंस ही, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें, नहीं पूछना ना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।